नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मेहसाणा में एक जनसभा को संबोधित किया और उन्होंने कांग्रेस पर जम के निशाना साधा और कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके लिए व्यक्ति से बढ़ के पार्टी और पार्टी से बड़ा देश है। यही हमारी संस्कृति है और हम इसी संस्कृति के साथ काम करते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस भाई भतीजावाद, जातिवाद, संप्रदायवाद और वोट बैंक की राजनीति का मॉडल है। कांग्रेस ने गुजरात और पूरे देश को बर्बाद कर दिया, यह भी प्रधानमंत्री ने कहा। और गुजरात के द्वारका में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया और मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी जब गुजरात के सीएम थे तो उन्होंने विकास की नई इबादत लिखी और यह नए भारत की नई तस्वीर है। कोरोना काल में डबल इंजन की सरकार ने साथ दिया और वहीं उन्होंने कांग्रेस पे निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस कुछ नहीं करती और ऐसे लोगों को क्यों जिताना। यह भारत के राष्ट्र गौरव का मंदिर होगा। हर भारतवासी इस पर गौरव की अनुभूति करेगा। काशी में काशी विश्वनाथ धाम आप सबके सामने है। उज्जैन में महाकाल का महालोक आप सबके सामने है। उत्तराखंड में आप जाएंगे, केदारपुरी और बद्रीनाथ धाम जो भव्य रूप ले रहा है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी की ही आस्था के प्रति, भारत की आस्था के प्रति उनके दृढ़ संकल्पों को आगे बढ़ाने का कार्य है। और यही नहीं, गुजरात के अंदर पहले भगवान सोमनाथ मंदिर के परिसर को भव्य स्वरूप प्रदान किया गया। अब भेंट द्वारिका में जिस प्रकार का भव्य कार्यक्रम चल रहा है और माता अंबा के मंदिर को भी जिस रूप में भव्य रूप से सजाया संवारा गया है, ये सभी आपके सामने है। इसलिए भाइयों बहनों, ये नए भारत की नई तस्वीर है। कोरोना महामारी के दौरान जब हर व्यक्ति अपने लिए अपनी जान को बचा रहा था, तब फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और हर गरीब को फ्री में राशन की व्यवस्था भी तो प्रधानमंत्री मोदी जी और डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही थी। ये डबल इंजन की सरकार डबल डोज राशन का भी दे रही थी। भाइयों बहनों, ऐसा कभी नहीं हो पाया जिस मजबूती के साथ सरकार आपके साथ खड़ी रही। कांग्रेस कुछ नहीं कर सकती, न वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ा सकती है, न भारत को सुरक्षित कर सकती है, न भारत को समृद्धि की ओर ही समृद्धि की ओर ही अग्रसर कर सकती है और ना आपकी आस्था का सम्मान ही कर सकती है। तो फिर कांग्रेस को क्यों चुनना है? श्रद्धा हत्याकांड में आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं और इस कड़ी में एक और नया खुलासा हुआ है। दावा किया जा रहा है कि करीब 2 साल पहले यानी 2020 में श्रद्धा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उसने आफताब पे मारपीट करने का आरोप लगाया था। शिकायत में श्रद्धा ने बताया था कि उसे डर है कि आफताब उसके टुकड़े कर फेंक देगा। हालांकि कुछ समय बाद श्रद्धा ने अपनी शिकायत वापस ले ली थी, जिसके लिए पुलिस ने इसे लेकर एक अंडरस्टैंडिंग लेटर भी बनाया था। और बता दें कि इस नए खुलासे के बाद महाराष्ट्र सरकार ने इस पर गंभीरता से जांच का आश्वासन दिया है। तो श्रद्धा हत्याकांड में एक नया खुलासा हुआ है और आए दिन इस तरह के चौंकाने वाले एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। श्रद्धा, जिसके लिव इन पार्टनर ने ही उसकी हत्या के बाद कई शव के टुकड़े किए थे और आए दिन पुलिस की पूछताछ में वो नए नए खुलासे कर रहा है और कुछ पिछली शिकायतें जो हैं वो भी सामने आ रही हैं। तो दिल्ली के छतरपुर में श्रद्धा हत्याकांड को लेकर स्कूली छात्रा ने कविता लिखी है और प्यार में टूटा उसका विश्वास और श्रद्धा के मां बाप को जो ठेस पहुंची है उसको लेकर इस स्कूली छात्रा ने शब्दों के माध्यम से उस दर्द को बयां किया है। नाम है श्रद्धा।
respected teachers and my dear friends, वर्तमान में कुछ दिनों पहले एक लड़की श्रद्धा के साथ एक दर्दनाक घटना हुई। तो उस घटना से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। श्रद्धा के साथ जो कुछ भी हुआ उसे मैं अपनी कविता के द्वारा आप सबके सामने रखना चाहती हूँ। उस कविता का नाम है श्रद्धा। बहको मत ना बेटियों, कुल को समझो खास, बहको मत ना बेटियों, कुल को समझो खास, 35 टुकड़ों में कटा श्रद्धा का विश्वास। भरोसा मत ना कीजिए सब पर आंखें मीच, स्वर्ण मृग के भेष में आ सकता मारीच। माँ बाप के हृदय से गर निकलेगी आह, कभी सफल होगा नहीं ऐसा प्रेम विवाह। आधुनिकता के समर्थन को इतना रखना याद, बिन मर्यादा आचरण बिगड़ेगी औलाद। जीवन स्वतंत्र आपका करिए फैसला आप, जीवन स्वतंत्र आपका करिए फैसला आप, पर ऐसा कुछ न कीजिए मुंह छिपाए माँ बाप। घर आंगन की गौरैया कुल की इज्जत आप, सावधान रहना जरा षड्यंत्रों को भाप। बॉलीवुड की गंदगी खत्म किए संस्कार, बॉलीवुड की गंदगी खत्म किए संस्कार, जालसाज अच्छे लगे बुरा लगे परिवार। जब कभी तन पर चढ़े अंधा इश्क खुमार, जब कभी तन पर चढ़े अंधा इश्क खुमार, इस दरिंदगी को याद तुम कर लेना एक बार। नारी तुम श्रद्धा रहो न घर उपयोगी चीज, नारी तुम श्रद्धा रहो न घर उपयोगी चीज, फिर किस। और दिल्ली के छावला केस में 3 दोषियों को रिहा करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की मंजूरी हुई है और केंद्रीय कानून मंत्रालय ने यह मंजूरी दी है। एलजी के बाद कानून मंत्रालय के पास यह मामला भेजा जाता है और अब जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में दायर होगी पुनर्विचार याचिका। तो इस मामले को लेकर चूंकि लोगों में गुस्सा था और अब पुनर्विचार याचिका 1 या 2 दिन में दायर होगी। सुप्रीम कोर्ट में यह पुनर्विचार याचिका दायर होगी। तो दिल्ली में छावला केस में 3 लोगों की रिहाई ने कई तरह के सवाल उठा दिए थे और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की मंजूरी मिली है। केंद्रीय कानून मंत्रालय ने यह मंजूरी दी है और एलजी के बाद कानून मंत्रालय के पास मामला भेजा जाता है और वहां से मंजूरी मिली है। अब जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर होगी। पीयूष तिवारी दिल्ली से हमारे संवाददाता। पीयूष, आप इस छावला मामले में जो 3 लोगों को जिनको रिहा किया गया था, जिन पे आरोप था और निचली अदालत से जिन्हें फांसी की सजा हुई थी, उनकी रिहाई के बाद अब पुनर्विचार याचिका एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में दायर होगी। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से दिल्ली को राज्यपाल ने कहा था कि पुनर्विचार याचिका को उन्होंने मंजूर किया था और इसी कड़ी में आज खबर मिल रही है कि केंद्रीय कानून मंत्रालय ने छावला मामले में 3 दोषियों को बरी करने के इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार याचिका दाखिल करने को अपनी मंजूरी दे दी है। यानी कि आज कानून मंत्रालय की ओर से भी मंजूरी मिल गई है। चूंकि जिस तरीके से साल 2012 में दिल्ली के छावला में एक लड़की के साथ गैंगरेप किया गया और जिस तरीके से हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने तीनों आरोपियों को बरी कर दिया, उसके बाद उनके माता पिता, जो पीड़िता के माता पिता हैं, वो दर-दर भटक रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि फिर से सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुनेगा और इस कड़ी में अगर हम बात करें तो कुछ दिन पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी जो पीड़िता है उनके परिजनों से मुलाकात की थी। उन्होंने हर संभव मदद करने की कोशिश करने की बात कही थी। इसके अलावा उन्होंने तमाम जो इस केस की जो वकील हैं उनसे भी उन्होंने बातचीत किया था। तो निश्चित तौर पे कहीं न कहीं अब एक उम्मीद की किरण फिर से जगी है कि शायद जो छावला गैंगरेप के दोषी हैं उनकी जो पुनर्विचार याचिका मंजूर हुई है तो शायद कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट इस पर फिर से सुनवाई कर सकता है, पूरी तरीके से दलीलों को देख सकता है। क्योंकि पिछली बार की अगर हम बात करें तो सबूतों के अभाव में पुख्ता आधार कोई नहीं मिले था। इसी वजह से कहीं न कहीं इन आरोपियों को रिहाई की आदेश कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट से दिया गया। तो निश्चित तौर पर पुनर्विचार याचिका कहीं न कहीं मंजूर हो गई है और सबसे बड़ी बात है कि जो एलजी है दिल्ली के, उन्होंने इस मामले में
एक तरीके से कहा था कि जो पुनर्विचार याचिका है उसको उन्होंने मंजूरी दी थी। तो निश्चित तौर पे कहीं न कहीं एक उम्मीद उन परिवार वालों के लिए जगी है, और जो लोग छावला गैंगरेप मामले में दोषियों को सजा दिलाने की मांग लगातार कर रहे हैं। कई जगहों पे इसके लिए प्रदर्शन भी हुए, कैंडल मार्च निकाला गया। हाँ। तो निश्चित तौर पे जिस तरीके से इस पूरी घटना की अगर हम बात करें तो 19 साल की युवती थी, अपने घर लौट रही थी, और जिस तरीके से इसके साथ पीयूष, यानी जो पीड़ित परिवार है उसकी मेहनत रंग लाई है, क्योंकि लगातार जो लड़की के माँ बाप हैं वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कई मंत्रियों से मुलाकात कर चुके थे, इंसाफ की मांग कर रहे थे। अब पुनर्विचार याचिका, उनको एक बार फिर उम्मीद है कि उनके साथ इंसाफ होगा। जी बिल्कुल। और देखिए, जिस तरीके से न्यूज़ वन इंडिया से भी कुछ दिनों पहले इनके माता पिता, पीड़िता के माता पिता ने बातचीत की थी। उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट पे आखिरकार भरोसा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी भरोसा तोड़ दिया। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने इन तीनों आरोपियों की रिहाई का आदेश दिया था, उसके बाद कहीं न कहीं अलग अलग जगहों पर जो गुहार है वो पीड़िता के परिवार वालों की ओर से लगाया जा रहा था। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री से भी उन्होंने मुलाकात की थी, और उनका साफ तौर पे कहना था कि ये जो पूरा प्रकरण है, जिस तरीके से दरिंदगी की गई है, उसमें कहीं न कहीं ऐसे दरिंदों को बाहर नहीं छोड़ा जा सकता। और जो आरोपी है अगर वो बाहर आते हैं तो और लोगों के लिए भी खतरा हो सकता है। परिवार वाले भी कहीं न कहीं डरे सहमे हुए थे, और यही कारण है कि उत्तराखंड सरकार भी इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। पल पल की अपडेट उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। ठीक है पीयूष, आप मेरे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की मंजूरी यहां पे दी गई है, और 1-2 दिन में पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाएगी। और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में पारदर्शिता हो और केंद्र ऐसे लोगों का चुनाव करे जो स्वतंत्र निर्णय ले सके। तो सीईसी चयन में सीजीआई को शामिल करने से पारदर्शिता सुनिश्चित होगी, यह भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। और सीईसी को एक निश्चित वक्त से लंबा कार्यकाल नहीं दिया गया है। तो सीईसी का छोटा कार्यकाल, यानी जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उनका छोटा कार्यकाल परेशान करने वाला है। और पीयूष इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। पीयूष, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी में और क्या कुछ कहा मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर? देखिए, अगर हम बात करें तो आज चुनाव आयुक्तों की जो नियुक्ति है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी की है, एक तरीके से अपनी बात रखी है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और प्रदेश के चुनाव आयुक्तों की जो नियुक्ति होती है उसमें पूरी तरीके से पारदर्शिता का ध्यान रखा जाए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र ऐसे लोगों का चुनाव करे जो बिना प्रभावित, मतलब वो स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सके, किसी भी तरीके से वो प्रभावित ना हो। इसके साथ ही सीईसी चयन में सीजीआई को शामिल करने से पारदर्शिता सुनिश्चित होगी, ये भी सुप्रीम कोर्ट का कहना है। इसके साथ ही सीईसी को एक निश्चित वक्त से लंबा कार्यकाल नहीं दिया गया है, सीईसी का छोटा कार्यकाल परेशान करने वाला है। तो ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की ओर से की गई है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पोल पैनल की स्वतंत्रता को नष्ट कर दिया गया है, और जिस वजह से प्रमुख फैसले को लागू कराने में ये असमर्थ है। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं हाल ही में आपने देखा कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भी हुई थी, और सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं एक टिप्पणी की है। और सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि किसी भी तरीके से जो चुनाव अलग अलग जगहों पे हो रहे हैं उसमें पारदर्शिता हो, और जो अधिकारियों की नियुक्ति है, चाहे चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति है, उसमें खासतौर पे पारदर्शिता बरता जा सके। और इसी कड़ी में कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से ये कहा है कि ऐसे लोगों का ही चुनाव किया जाए जो स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सके, किसी की बाध्यता ना हो, कोई उन पर दबाव किसी भी तरीके से प्रशासनिक तौर पे ना बना पाए। क्योंकि चुनाव आयोग की बात करें तो चुनाव आयोग को माना जाता है कि सबसे जो निष्पक्ष संस्था है एक तरीके से, तो चुनाव आयोग ही है। चुनाव आयोग पर किसी भी तरीके का दबाव काम नहीं करता है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और प्रदेश के चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर आज टिप्पणी की है। बहुत शुक्रिया पीयूष इस तमाम जानकारी के लिए। तो केंद्र ऐसे लोगों का चुनाव करे जो स्वतंत्र निर्णय ले सके, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस तरह की टिप्पणी की गई। और खबर चित्तौड़गढ़ से है, जहां 149 करोड़ के विकास कार्यों का उद्घाटन हुआ और शिलान्यास किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विकास कार्यों का यहां पे उद्घाटन और शिलान्यास किया। इंदिरा गांधी स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की प्रतिमा का अनावरण भी किया गया। महंगाई और बेरोजगारी को सीएम ने देश की सबसे बड़ी समस्या बताया। बालिका शिक्षा के लिए
किए जा रहे काम की जानकारी दी और सामाजिक न्याय और सामाजिक सुरक्षा को सरकार की प्राथमिकता बताया और देश की सैन्य शक्ति पर सीएम अशोक गहलोत ने गर्व जताया। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश पहुंची और यहां पे बरहानपुर के रास्ते राहुल गांधी मध्य प्रदेश पहुंचे, जहां राहुल का भव्य स्वागत किया गया। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह समेत तमाम बड़े नेता राहुल के स्वागत के लिए पहुंचे और बरहानपुर में राहुल गांधी ने कहा कि यात्रा नफरत, हिंसा और डर के खिलाफ है। हम जम्मू कश्मीर पहुंच के श्रीनगर में तिरंगा फहराएंगे। यात्रा हमने कन्याकुमारी में शुरू की थी और जब हमने शुरू की तो विपक्ष के लोगों ने कहा था कि हिंदुस्तान 3600 किलोमीटर लंबा है और ये पैदल किया नहीं जा सकता। और अब हम मध्य प्रदेश में आए हैं, 370 किलोमीटर यहां चलेंगे और ये यात्रा, ये जो हमारा तिरंगा है, इसको श्रीनगर में लहराएगा और उसको कोई नहीं रोक सकता। ये तिरंगा जाएगा, श्रीनगर जाएगा और वहां पे इस तिरंगे को हम लहराएंगे। यात्रा के पीछे 2-3 लक्ष्य। सबसे पहला, जो नफरत, हिंसा और डर हिंदुस्तान में फैलाया जा रहा है, उसके खिलाफ ये यात्रा है। तरीका क्या है बीजेपी का? सबसे पहले डर फैलाओ। किनके दिल में डर? युवाओं के दिल में। कैसे? बेरोजगारी दिलवाकर, जो हमारे उत्पादक हैं, जो किसान हैं, उनके दिल में डर। कैसे? सही दाम ना देकर, बीमा का पैसा ना देकर, कर्जा माफ ना कर कर। मजदूरों के दिल में डर कैसे? मनरेगा को ना चलाकर। तो ये पहले डर फैलाते हैं और फिर जब डर अच्छी तरह फैल जाता है, फिर उसको वो हिंसा में बदल देते हैं। देखिए, हिंसा कुछ कोई चीज नहीं होती। हिंसा डर का एक रूप है। जो डरता नहीं है वो हिंसा भी नहीं कर सकता है। ये याद। मुंबई में शिवसेना नेता और महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से मुलाकात की। तेजस्वी यादव ने उनका स्वागत किया और आदित्य ठाकरे की लालू यादव की जीवनी पर लिखी किताब भेंट की। इस दौरान प्रियंका चतुर्वेदी, अनिल देसाई भी मौजूद रहे। और मुंबई में दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर दिशा सालियान केस में बड़ा अपडेट आया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने मुंबई की मैनेजर दिशा की मौत को आकस्मिक बताया। सीबीआई का कहना है कि दिशा सालियान की मौत नशे के दौरान संतुलन खोने के कारण छत से गिरकर हुई थी। तो सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रही दिशा सालियान की मौत एक बार फिर सुर्खियों में है। इसे हादसा बताया गया। सीबीआई ने अपने निष्कर्ष में साफ कर दिया है। सीबीआई के इस निष्कर्ष के बाद शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने बीजेपी नेताओं से मांग की है कि वो आदित्य ठाकरे से माफी मांगे। दरअसल देवेंद्र फडणवीस और नारायण राणे समेत बीजेपी के कुछ नेताओं ने दिशा सालियान की मौत के लिए आदित्य ठाकरे को जिम्मेदार ठहराया था। तो सीबीआई ने दिशा की मौत को हादसा बताया और इस पर लेकर एक बार फिर सियासत भी गर्मा गई है। तो ठाकरे से माफी मांगे बीजेपी, संजय राउत ने कहा। और महाराष्ट्र के नासिक के पास
रिक्टर स्केल पर 3.6 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। नेशनल सेंटर फॉर, जहां पे उसने जानकारी दी, जो वैज्ञानिक है उन्होंने जानकारी दी कि एनसीएस के मुताबिक नासिक से 89 किलोमीटर पश्चिम में सुबह करीब 4 बजे धरती की सतह के नीचे हलचल महसूस की गई। भूकंप की गहराई जमीन से 5 किलोमीटर नीचे थी और जिस दौरान यह हुआ उस वक्त लोग घरों से बाहर निकल आए, सहमे हुए थे लोग। मुंबई में टोल प्लाजा पे टोल कर्मचारियों ने पूर्व विधायक सुधीर पारवे के बेटे और युवा मोर्चा जिला महामंत्री रोहित पारवे का साथ मारपीट की। नागपुर से उमरेड की तरफ जाते वक्त दोनों के बीच विवाद हुआ। फिलहाल घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंच के आरोपी टोल कर्मचारियों पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। अरवल में सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। कुर्था थाना क्षेत्र के तकिया गांव के पास कैदी वाहन से कुचल के युवक की मौत हुई। आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर मुआवजे की मांग की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आगे कार्रवाई की जा रही है। और गोपालगंज जिला के हथुआ विधानसभा के विधायक राजेश कुमार सिंह ने फुलविरिया प्रखंड में सड़क का शिलान्यास किया, जिसकी कुल लागत 7 करोड़ 29 लाख रुपए बताई जा रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज।